आज फिर से हम एडिटोरियल पर ही चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक जो है उसका मतलब आर्थिक से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज तारीख है 3 जनवरी 2026 और आज हम द हिंदू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आज का विषय है अनइनविएबल चॉइस। अनइनविएबल इनवी से बना है। इनवी सब समझते हैं ना, एनवी, ENVY, ये है बेसिक वर्ड इसका, ठीक है। एनवी का जो मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को लेकर जो है ना, आपको वो चीज़ पाने की जो इच्छा होती है, मतलब वो अच्छा चीज़ होगा तभी ना आप पाने की इच्छा करेंगे। तो जो कुछ पाया जा सके, यानी कि जिससे जो अच्छा लगे उसको आप पाते हैं, उसको इनवी कहते हैं। तो इनविएबल हो जाता है। इनविएबल मतलब अच्छे चीज़, मतलब जो आपके पास है नहीं और आप उसको पाना चाहते हैं, इनविएबल है। यानी कि कहीं ना कहीं आप में एक ईर्ष्या जो है वो पॉजिटिव रूप से मतलब कि होता है। लेकिन अनइनविएबल जो होता है वो जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि ये अनप्लीजेंट कह सकते हैं या कठिन कह सकते हैं, इस टाइप का। तो अनविएबल चॉइस एक ऐसा विकल्प है जो सही में अभी बड़ा दूभर है, बड़ा कठिन है। तो उसी पर आज का ये विश्लेषण या एनालिसिस है, ठीक है। तो यह आर्टिकल या एडिटोरियल भारत सरकार के सामने खड़ी एक बड़ी आर्थिक चुनौती की बात करता है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार एक ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां उसे दो कठिन रास्तों में से एक को चुनना है। या तो वो देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च करना जारी रखे या फिर अपने राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को बचाए। आज के इस वीडियो में हम इन मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे टैक्स दरों में कटौती के बावजूद राजस्व उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं बढ़ा, या फिर जैसे सेविंग्स वर्सेस कंजम्पशन यानी कि बचत बनाम खपत। तो आम जनता टैक्स में बचे हुए पैसों को खर्च करने के बजाय बैंक में क्यों रख रही है। तो बजट का गणित क्या है? 28% बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के लिए कैसे एक चुनौती बन गया है। और होलसेल इन्फ्लेशन जो कि मात्र 0.08% की महंगाई दर का नॉमिनल जीडीपी और राजकोषीय घाटे के अनुपात पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम इस एडिटोरियल के हर शब्द और व्याकरण को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विस्तार से समझेंगे ताकि आपकी भाषा और अर्थव्यवस्था की समझ दोनों मजबूत हो सके। यदि आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल का डिकोडिंग। और डिकोडिंग करने से पहले जो है सबसे बेहतर चीज़ जो है वो शब्द को देखना है। तो शब्द का जो मतलब कि विश्लेषण करेंगे अभी, और इससे आपको एडिटोरियल समझने में और ज़्यादा सुविधा होगी। तो अनइनविएबल चॉइस का जो मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट डिसीजन दैट वन हैज़ टू मेक, ठीक है ना। एक ऐसा कठिन या अप्रिय निर्णय जिसको आपको जो लेना पड़ता है, तो उसको कहते हैं अनइनविएबल चॉइस। तो डिफ़िकल्ट चॉइस, टफ डिसीजन, ओके, अनडिजायरेबल ऑप्शन या थॉर्नी डिलेमा। तो इसका एंटो हो जाएगा इनविएबल चॉइस, प्लीजेंट डिसीजन, इजी ऑप्शन, डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव। फिस्कल पॉलिसी स्पेस, देखिए फिस्कल पॉलिसी का यूज़ हुआ है और स्पेस जो है वहाँ पर स्थान की बात नहीं कर रहा है, ये रूम की बात कर रहा है या आपका जो दायरा की बात कर रहा है। यानी कि द रूम और फ्लेक्सिबिलिटी अ गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज टैक्सेस एंड स्पेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग रूल्स, यानी कि बिना कानून को तोड़ते हुए या नियमों पर तोड़े बिना, ठीक है, जो सरकार के पास जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी टैक्स को चेंज करने की,
तो उसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी स्पेस। तो इसको कहते हैं बजटरी फ्लेक्सिबिलिटी, फिस्कल रूम, पॉलिसी लीवे, फाइनेंशियल मैन्यूवरेबिलिटी, ठीक है ना, मैन्यूवरेबिलिटी, ठीक है ना, मैन्यूवरेबिलिटी, इसको ऐसे पढ़िएगा, मैन्यूवर होता है और उसमें एबिलिटी जोड़ दिए तो मैन्यूवरेबिलिटी, ओके। और इसका एंटो हो जाएगा फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट, टाइट बजट, नो फिस्कल स्पेस या फिर रिजिड फाइनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक बहुत ही अच्छा और प्यारा शब्द है यहाँ पर, और इसका मतलब इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार उन चीज़ों में खर्च करती है जिसमें कि लॉन्ग टर्म एसेट्स लेके, जैसे कि रोड्स हो गया, सड़क मतलब रेलवे हो गया, भवन हो गया, स्कूल हो गया, तो ऐसे चीज़ों में जो दीर्घकालिक मतलब कि लंबे समय के लिए जो खर्च करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा शब्द है कैपेक्स, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एसेट क्रिएशन एक्सपेंडिचर, सारा चीज़ उसी से जुड़ा हुआ है। और इसका एंटो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेंट एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर रेकरेंट स्पेंडिंग। और फिस्कल टारगेट्स जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा एक मतलब कि निर्धारित लक्ष्य होता है फिस्कल डेफिसिट का या डेट लेवल्स का, जिसको बजट टारगेट्स भी कहते हैं, डेफिसिट गोल्स भी कहते हैं, फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स भी कहते हैं। और फिस्कल डिसिप्लिन इसका एंटो, इनडिसिप्लिन इसका एंटो हो जाएगा, बजट स्लिपेज हो जाएगा, नो टारगेट्स इसका एंटो हो जाएगा, अनलिमिटेड स्पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई ये नहीं है, सीमा नहीं है। जीएसटी रेवेन्यू जो होगा वो होता है जो मनी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको जीएसटी रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन इसका एक साइनो हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, कंजम्पशन टैक्स प्रोसीड्स हो जाएगा, वैट लाइक रेवेन्यू हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स कलेक्शन या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू या कस्टम्स ड्यूटी। रेट रिडक्शंस यानी कि करों में कटौती जो होती है, कर दरों में कटौती जो होती है, जैसे टैक्स कट कहते हैं या रेट स्लैश रिडक्शन इन रेट्स या लोअर टैक्सेशन। और इसका एंटो हो जाएगा रेट इंक्रीज, टैक्स हाइक, रेट इन्हांसमेंट, हायर टैक्सेशन। डिमांड जानते ही क्या होता है, डिज़ायर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मांग, लोगों की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की इच्छा और क्षमता। तो कंजम्पशन हो गया इसका खपत या बाइंग हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया। इसका एंटो सप्लाई, नॉन डिमांड, लैक ऑफ डिमांड, वीक कंजम्पशन। ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद या होपफुल जिसको कह सकते हैं, होपफुलनेस या पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस या चीयरफुलनेस। इसका एंटो हो जाएगा पेसिमिज्म, निगेटिविटी, डाउट, सिनिसिज्म। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया गया है और इसका मतलब होता है डे टू डे गवर्नमेंट, इसको समझिए, वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात किए थे और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सैलरीज। ये जो रोज़मर्रा में जो गवर्नमेंट के जो खर्च होते हैं सैलरीज़ को लेकर, पेंशन को लेकर, फिर इंटरेस्ट ब्याज को लेकर, तो इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है। तो इसको करंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकते हैं, रेकरिंग एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, एसेट क्रिएशन, डेवलपमेंट स्पेंडिंग। डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम और पावर टू डिसाइड और चूज। जब आपको अपना फ्रीडम होता है या आपका अपनी शक्ति होती है या जो पावर होता है कि आप डिसाइड करें या फिर चूज़ करें, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिशन, ठीक है। तो विवेकाधिकार कह सकते हैं इसको, मतलब निर्णय लेने की आज़ादी कह सकते हैं, फ्रीडम, चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी, लैटिट्यूड। और इसका एंटो हो जाए रिस्ट्रिक्शन, कंपल्सन, कॉन्स्ट्रेंट और ऑब्लिगेशन। बॉस्टर का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना, सहारा देना, या स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रीइंफोर्स, बूस्ट। और इसका वीकेन एंटो हो जाएगा अंडरमाइन, रिड्यूस और डिमिनिश, ये सब सारे एंटो हैं। सेस जो होता है उपकर होता है, ठीक है ना, यानी कि स्पेशल एडिशनल टैक्स यूजुअली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कुछ खास या विशेष उद्देश्य के लिए जब आप स्पेशल एडिशनल टैक्स लगाते हैं तो उसको सेस कहते हैं।
इसको सरचार्ज भी कह सकते हैं, एडिशनल टैक्स भी कह सकते हैं, लेवी भी कह सकते हैं, स्पेशल ड्यूटी भी कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा रिबेट, रिफंड, सब्सिडी या फिर एग्जेम्पशन। नॉमिनल जीडीपी जो होता है, जब जीडीपी में जो मतलब जीडीपी को जो आप जब मापते हैं तो उसमें जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन के साथ ही उसको ये कर देते हैं। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी, इसको सही मतलब कि क्या कहेंगे, वो टर्म नहीं है, नॉमिनल जीडीपी ही कहिए इसको। वर्तमान कीमतों पर मापी गई जीडीपी, यानी कि जब मुद्रास्फीति समायोजन नहीं होती है, महंगाई दर जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो करंट प्राइस कह दिए हैं इसको, जीडीपी कह दिए हैं। करंट प्राइस जीडीपी कहते हैं, अनएडजस्टेड जीडीपी कह सकते हैं, मनी जीडीपी कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी या फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। ये इसका सही एंटो है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। होलसेल इन्फ्लेशन जो होता है वो थोक मुद्रास्फीति जो महंगाई है उसके बारे में, जैसे थोक मुद्रास्फीति खुदरा स्तर से पहले थोक स्तर पर कीमतों में परिवर्तन जो होता है उसको होलसेल इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है ना, एक सीपीआई होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक, इन्फ्लेशन। तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन कह सकते हैं, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ये सारे आपके क्या हो गए, साइनो। और इसका रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई कंज्यूमर जो प्राइस ये इन्फ्लेशन होता है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यही हो गया, डिफ्लेशन हो गया इसका। डिफ्लेशन बहुत अच्छा शब्द नहीं है एंटो में, लेकिन फिर भी आप डाल सकते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन जो होता है वो कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिस। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंस से संबंधित जो मैनेजमेंट होता है उसको, मतलब वो कंट्रोल, मतलब अनुशासन में और बड़ा क्या कहते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक जो प्रबंधन करते हैं उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। इसको बजट डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, फिस्कल प्रूडेंस भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बजटिंग भी कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा फिस्कल इनडिसिप्लिन, फिस्कल लैक्सिटी, प्रॉफिलिगेसी, इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग। ग्रोथ जनरेटिंग का मतलब होता है विकास उत्पन्न करने वाला, जो हेल्प करे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हो जाएगा आपका, ग्रोथ इन्हांसिंग हो जाएगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा, एक्सपेंशनरी हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डिंग हो जाएगा इसका एंटो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, एंटी ग्रोथ हो जाएगा, स्टेग्नेशन कॉजिंग हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है उसको हिंदी में राजस्व घाटा कहते हैं। तो यानी कि द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि रिसीप्ट्स जितना आपको रेवेन्यू आता है उससे ज़्यादा जो आप खर्च करते हैं। ठीक है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट इसी को कहते हैं, जब आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है, आपके जो मतलब कि आने से जो आवक है वो कम है और जाने वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा है यहाँ। ठीक है ना, तो ऑपरेशनल डेफिसिट कह सकते हैं, नॉन इन्वेस्टमेंट डेफिसिट कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा रेवेन्यू सरप्लस, बजट सरप्लस, पॉजिटिव रेवेन्यू बैलेंस। ओके, डेट जीडीपी रेशियो, यानी कि द रेशियो ऑफ ए गवर्नमेंट्स टोटल डेट, यानी कि ये जो अनुपात है सरकार का समूचा डेट का टू द कंट्रीज जीडीपी, यानी कि कंट्री का जो जीडीपी के अनुपात के इसमें देखेंगे तो सरकार का जो टोटल डेट है वो इंडिकेट्स करता है डेट बर्डन रिलेटेड टू इकोनॉमिक साइज। जो इकोनॉमी का साइज है, अर्थव्यवस्था का जो आकार है, ठीक है, उसके संदर्भ में या उसके संबंध में जो है ये जो डेट बर्डन दिखाता है। ठीक है, तो डेट टू जीडीपी हो जाएगा, पब्लिक डेट रेशियो हो जाएगा, लिवरेज रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लो डेट रेशियो इसका एंटो हो जाएगा, डेट फ्री इकोनॉमी हो जाएगा एंटो, नेगेटिव लिवरेज। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं लेकिन एंटो में है, समझ गए ना, क्योंकि डेट जीडीपी रेशियो जो है वो नेगेटिव वर्ड है सरकार के लिए या देश के लिए। नॉमिनल जीडीपी जो होता है, अभी हमने आपको पहले भी चर्चा किया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर एट करेंट मार्केट प्राइसेस विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ये पहले भी हो चुका है, ये दोबारा आ रहा है। होलसेल इंडेक्स ये सब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं ऊपर में।
होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कर चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू, हाँ टैक्स रेवेन्यू जो है ये कर सकते हैं। आई इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उन दोनों को मिलाकर जो है अलग अलग जो टैक्सेस है उससे जो उस आय बनती है उसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट टैक्स इनकम कहते हैं, या फिर टैक्स कलेक्शन कहते हैं। और इसका एंटो जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, बोरोइंग्स है मतलब उधार लेते हैं जो, ग्रांट्स है। एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो होता है जो टैक्स लगाया जाता है प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में, यानी कि जो वस्तुएं होती है उसके जो निर्माण पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑफन स्पेसिफिक टू सर्टेन आइटम्स लाइक टोबैको, फ्यूल, ठीक है, जिसको इसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भी कह सकते हैं आप, एक्साइज ड्यूटी को प्रोडक्शन टैक्स भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक ड्यूटी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप हिंदी में उत्पाद शुल्क कहते हैं। इसको एंटो कह देंगे, इसका एग्जेम्पशन, रिबेट, सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन या जीरो ड्यूटी। हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस, ये जो है ना एडिशनल टैक्स लगाया जाता है या लेवी जो स्पेसिफिक गुड्स पर लगाया, जैसे पान मसाला पर किस लिए लगाया जाता है, फॉर डेजिग्नेटेड पर्पसेस, एक निर्धारित, ठीक है, एक क्या कहेंगे, एक मतलब कि विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए। जैसे स्पेशल पर्पस लेवी हो गया, ईयर मार्क टैक्स हो गया, डेडिकेटेड सरचार्ज हो गया। इसका एंटो हो जाएगा जनरल टैक्स, अनटारगेटेड रेवेन्यू या नॉन सेस रेवेन्यू, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं इस फिजिकल डिसिप्लिन का, ठीक है, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है आपका राजकोषीय घाटा, उसको उसमें से जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा माप होता है, मेजर्स बोरोइंग नीड्स एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट सर्विसिंग, ठीक है ना, यानी कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त जो अंतर होता है, यानी कि जो अंतर समझते हैं ना कोई भी चीज़ का, जैसे 10 - 5 का जो अंतर है वो 5 है, ठीक है। तो नॉन इंटरेस्ट डेफिसिट हो गया, कोर डेफिसिट हो गया, अंडरलाइंग डेफिसिट हो गया इसका, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब जो मुख्य एकदम प्राथमिक जो घाटा होता है। और प्राइमरी सरप्लस इसका एंटो हो गया, इंटरेस्ट एडजस्टेड सरप्लस जो हो गया इसका एंटो हो गया। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जीटीआर, ठीक है, यानी कि टोटल टैक्स कलेक्शन बिफोर डिडक्टिंग स्टेट शेयर और रिफंड्स, ठीक है। यानी कि आप जो हैं स्टेट का जो हिस्सा है या फिर रिफंड्स को घटाने से पहले का जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि सकल कर राजस्व राज्यों के हिस्से या रिफंड घटाने से पहले कुल कर संग्रह को ही जीटीआर कहते हैं। यानी कि टोटल टैक्स मॉपअप या एग्रीगेट टैक्स रिसिप्ट्स या प्री शेयर टैक्स कलेक्शन। और इसका एंटो हो जाएगा नेट टैक्स रेवेन्यू, पोस्ट शेयर रेवेन्यू आफ्टर रिफंड कलेक्शन। मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा फिनोमिनन जो है, एक ऐसी गतिविधि जो वेर इनिशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जहाँ पर शुरुआती जो सरकारी खर्च हैं जिसको कैपेक्स कहते हैं, मतलब कि खास करके कैपेक्स लीड्स टू लार्जर इंक्रीजेस इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके वजह से क्या होता है समूचा इकोनॉमिक मतलब आर्थिक गतिविधि में एक बढ़ोतरी आती है या वृद्धि होती है। तो इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं, स्पिल ओवर इम्पैक्ट कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट, निगेटिव मल्टीप्लायर या क्राउडिंग आउट, राइट। और लास्ट का जो ये 3 शब्द है पैडअप सेविंग्स या पेयर डाउन डेट। पैडअप का मतलब होता है कि उससे जुड़ा होना, और पेयर डाउन मतलब कम करना, ठीक है। टू इंक्रीज पर्सनल सेविंग्स और रिड्यूस पर्सनल लोन डेट्स, ये पैडअप का मतलब बढ़ाना और पेयर डाउन का मतलब घटाना, ठीक है। तो बिल्ड रिजर्व्स या रिड्यूस लाइबिलिटीज़ या फिर एक्यूमुलेट सेविंग्स या पे ऑफ बोरोइंग्स। इसका एंटो हो जाएगा स्पेंड फ्रीली, इंक्रीज कंजम्पशन, टेक ऑन मोर डेट, ठीक है, या डिसैब, राइट। आगे चलें। मीडियम टर्म आउटकम जो होता है ये होता है रिजल्ट और इफेक्ट दैट अकर्स ओवर ए मॉडरेट पीरियड। एक मॉडरेट पीरियड में, समझ गए ना, मतलब बहुत लंबे समय वाला नहीं, मॉडरेट पीरियड में। तो उसमें जो परिणाम हो या फिर जो उसका इफ़ेक्ट हो, ठीक है,
वो जो होता है उसी को कहते हैं मीडियम टर्म आउटकम, यानी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट कह सकते हैं, मिड होराइजन इफेक्ट कह सकते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा इमीडिएट या शॉर्ट टर्म आउटकम, ठीक है, मतलब तत्काल या लघु अवधि का। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं, इसका इंस्टेंट रिजल्ट भी कह सकते हैं। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय, डिजर्विंग प्रेज या फिर एडमायरेशन। तो इसका प्रेज वर्दी हो जाएगा, एडमायरेबल हो जाएगा, लॉडेबल हो जाएगा, मेरिटोरियस हो जाएगा। इसका एंटो डिस्ग्रेसफुल, ब्लेम वर्दी या पुअर या अनवर्दी। तो ये सारे वर्ड्स को हमने देख लिया अच्छे से। अब चलिए चलते हैं अनइनवेबल चॉइस की तरफ, यानी कि जो ऐसा चॉइस, ऐसा विकल्प, ठीक है, जिसको जो सरकार जो फेस कर रही है कि कैसे क्या करना है, वो सरकार के लिए एक अनवेबल चॉइस बन चुकी है। मतलब एक ऐसा कठिन विकल्प जिसमें आप ना मतलब कि न पहला विकल्प चुन सकते हैं ना दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। बहुत पशोपेश बड़ा डिलेमा की स्थिति में है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ जनरेटिंग, यानी कि ग्रोथ को जनरेट करने वाला, ठीक है ना, विकास जनक जिसको कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी हम लोग चर्चा किए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करती है दीर्घकालीन चीज़ों में, जैसे कि रोड में, रेलवे में, स्कूल में, ये सब चीज़ में जो है ना उसमें खर्च करती है। तो ग्रोथ जनरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स भी कहते हैं, कैन अफेक्ट फिजिकल टारगेट्स। ये जो है ना फिजिकल टारगेट्स जो होता है हर साल का, वो फिजिकल टारगेट्स को, यानी कि राजस्व जो एक लक्ष्य है, उसको ये प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू, ये जीएसटी हम लोग कहेंगे आगे से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। रेवेन्यू राजस्व जो है ऑफ 1.74 लाख करोड़, ये कितना का आया है? 1.74 लाख, मतलब 1.25 करोड़ का आया है इन दिसंबर 2025, यानी कि दिसंबर 2025 में ये कितना आया है? 1.74 लाख करोड़। ये कंफर्म्स करता है, ये पुष्ट करता है जस्ट हाउ नैरो द गवर्नमेंट्स फिजिकल पॉलिसी स्पेसिस, कि कितना संकीर्ण या कितना कम जो है सरकार का फिजिकल पॉलिसी स्पेस, यानी कि फिजिकल पॉलिसी को लेकर जो दायरा है, ठीक है, जो एक स्पेस है, वो कितना कम है सरकार के पास। द दिसंबर डेटा रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नवंबर, ये दिसंबर का जो डेटा आया है ना, डेटा हमेशा प्लूरल है तो इसको रिफ्लेक्ट इसलिए प्लूरल वर्ब है। तो डेटा, दिसंबर डेटा का जो है वो दर्शाता है द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नवंबर, या नवंबर में जो आर्थिक गतिविधियां हुई है उसके बाद उसको दिखाता है या दर्शाता है। द सेकेंड मंथ अंडर द न्यू रिड्यूस जीएसटी रेट्स, ये जो है सेकेंड मंथ है नवंबर, जो कि नया कम किया गया, कटौती किया गया जीएसटी रेट्स के तहत जो है ये दूसरा महीना है नवंबर। दिसंबर्स रेवेन्यूज़ वर मार्जिनली हायर, दिसंबर का जो रेवेन्यूज़ जो था वो क्या था? रेवेन्यूज़ है प्लूरल तो वर आ गया, वर मार्जिनली हायर, वो थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़्यादा है, मार्जिनली हायर देन द 1.7 लाख करोड़, किसके अपेक्षा? देन में यहाँ पर तुलना हो रही है, देन 1.7 लाख करोड़ कलेक्टेड इन नवंबर, नवंबर में जो कलेक्ट किया गया था 1.7 लाख करोड़, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है दिसंबर का रेवेन्यू। दिसंबर का कितना है? 1.74। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये जैसा कि उम्मीद थी वैसे ही था, ठीक है। एनी बिलीव, किसी भी तरह का या कोई भी जो विश्वास, दैट द रेट रिडक्शंस वुड लीड टू एन इमीडिएट एंड सस्टेन इंक्रीज इन डिमांड, किसी भी प्रकार का जो ये बिलीव था, एक विश्वास था कि जो रेट रिडक्शंस होगा, यानी कि दरों में जो कटौती हुई है उसके वजह से लीड टू मतलब कॉज, ठीक है ना। तो इसके वजह से लिखाता नहीं है ठीक से भाई साहब, इसमें कॉज कहते हैं, देखिए CAUSE, ठीक है। तो वुड लीड टू अन इमीडिएट, एंड इमीडिएट मतलब तत्कालिक, या फिर सस्टेन मतलब कि निरंतर, इंक्रीज बढ़ोतरी, किसमें? डिमांड में, ठीक है। तो मांग में जो है इसके वजह से क्या आएगा? एक इमीडिएट मतलब कि तात्कालिक और निरंतर एक बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि होगी मांग में। एंड हैंस जीएसटी कलेक्शन, और इसी तरह जो है जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेंगे,
ठीक है, ये बार बार आपको जो है ना वर्ड्स नहीं देंगे कि इंक्रीज ही जो है ये जीएसटी कलेक्शन को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड हैंस जीएसटी कलेक्शन, और इस तरह जो है जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। ये जो बिलीफ जो था इसका यहाँ पर वर्ब है, वॉज प्योर ऑप्टिमिज्म। अब बता रहा है कि एनी बिलीफ, अब बिलीफ के बारे में आपको बता रहा है, बिलीफ क्या था कि दैट द रेट रिडक्शन वुड लीड टू एन इमीडिएट एंड सस्टेन इंक्रीज इन डिमांड एंड हैंस जीएसटी कलेक्शन वॉज प्योर ऑप्टिमिज्म। वो क्या था, पूरी तरह से आशावाद था, ठीक है ना, ऑप्टिमिज्म था। रियलिटी में क्या था, वास्तविकता में क्या था, पीपल आर मोर लाइकली टू यूज़, ये जो लोग जो थे वो उनकी संभावना क्या थी, वो इसका इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा मनी को टू पैड अप सेविंग्स, अपने सेविंग्स को और ज़्यादा मतलब कि बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर डेट यानी जो ऋण जो लिए हुए हैं वो उनको कम करने के लिए, पेयर डाउन विथ इंक्रीज कंजम्पशन अ मोर मीडियम टर्म आउटकम, जिसमें जो है जो बहुत ज़्यादा जो खपत है या मांग जो है वो क्या है, वो कहीं मतलब कि एक जो है ना मोर मीडियम टर्म आउटकम है, यानी कि ये तत्कालिक नहीं हो सकता, ये मीडियम टर्म आउटकम हो सकता है कि आप जो खर्च कर मतलब पैसे जो आपको रेट टैक्स के मतलब कि रेट में जो रिडक्शन आया है उसके वजह से जो मिल रही है, तो उससे जो ये एक मीडियम टर्म आउटकम हो सकता है, ना कि ये इमीडिएट टर्म मतलब कि एकदम शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है ये। दिस हैपेंड फॉलोइंग द इनकम टैक्स रिजिक इन बजट 2025-2। अब बता रहा है कि यह हुआ था, कब हुआ था, फॉलोइंग द इनकम टैक्स रिजिक, रिजिक मतलब होता है एक तरीके से बदलाव, एक तरीके से उसको पुनर्गठन भी कह सकते हैं, इन बजट 2025-2, यानी कि बजट 2025 में भी जो एक इनकम टैक्स यानी कि आयकर से संबंधित जो एक पुनर्गठन हुआ था, तो उसके बाद ये हुआ था, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, व्हेन द गवर्नमेंट, अब बता रहा है ये कब हुआ था, जब सरकार जो है इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से एग्जेम्प्टेड छूट दे दी थी या माफ़ कर दिया था लोगों को, छूट दी थी लोगों को अर्निंग अप टू 12 लाख ईयर, जो व्यक्ति, वैसा व्यक्ति, ये जो अर्निंग अप टू जो है ना ये पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को छूट दिया गया जो 12 लाख प्रति सालाना कमा रहे थे, ठीक है, फ्रॉम इनकम टैक्स, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, किससे, एग्जेम्प्ट के लिए जो आता है फ्रॉम आता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, उनको जो ना इनकम टैक्स से छूट दे दी गई थी जो 12 लाख तक कमा रहे थे। द जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिसीजन, जो जीएसटी जो है, जानते हैं जीएसटी क्या है, और इनकम टैक्स का जो डिसीजन है, ठीक है ना, वर बोथ वेलकम रिलैक्सेशन, ये दोनों जो चीज़ थे ना स्वागत योग्य, वेलकम यहाँ पर एडजेक्टिव है और रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर वो आपका नाउन है, तो वेलकम रिलैक्सेशन है यानी कि एक स्वागत योग्य राहतें हैं, ठीक है। हाउएवर, अब कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, कम से कम इस साल के लिए, दे आर गोइंग टू कॉज द गवर्नमेंट मोर पेन, ये जो है ना यानी कि जो इनकम टैक्स डिसीजन जो है या फिर जीएसटी जो रेट कट्स हैं वो क्या करने जा, उसी के लिए दे आ रहा है, ठीक है ना, ये जो डिसीजन है ये क्या कर रही है, क्या करने जा रहा है, दे आर गोइंग टू मतलब ये नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, मतलब कि इसका इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है, तो दे आर गोइंग टू कॉज द गवर्नमेंट मोर पेन, यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ज़्यादा इसमें पेन होने जा रहा है देन गेन, यानी कि लाभ के बजाय इसमें ज़्यादा उसको मतलब कष्ट झेलने जा रही है सरकार, ठीक है, इससे, इसके वजह से। द मोस्ट रिसेंट डाटा ऑन गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, ठीक है ना, अब बता रहा है कि अभी हाल ही के जो आंकड़े आए हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर, यानी कि गवर्नमेंट के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब एक खाता कहिए या गवर्नमेंट के हिस्से में जो रिसेंट जो डाटा है वो इस बात को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट दिस, ये रिफ्लेक्ट इसका ये है, तो डाटा जो है ना इसका मेन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इस मेन क्या है सब्जेक्ट का जो वर्ड है वो डाटा है, और डेटा के ही वजह से जो है ना यहाँ पर जो है आपका रिफ्लेक्ट आ रहा है, ठीक है। टोटल टैक्स रेवेन्यू स्टूड एट 13.9 लाख करोड़, अब बता रहा है कि ये जो डाटा है इसमें क्या बता रहा है कि टोटल टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ना आपका जो आय हो रही है टैक्स से, वो कितना में है, 13.9 लाख करोड़,
यानी कि लगभग 14 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ नवंबर 2025, यानी कि नवंबर 2025 के अंत में ये लगभग 14 लाख करोड़ है, जो कि 3.4% लोअर देन इन द सेम पीरियड ऑफ 2024-2025, ठीक है ना। यानी कि 2024-25 की जो अवधि है, मतलब कि सेम अवधि, यानी कि नवंबर में ही, ठीक है ना। तो नवंबर की अवधि में जो है ये जितना था उससे कम है, ये 3.4%, यानी कि 13.9 लाख जो है ना वो कम है। कितना कम है? 3.4%, जो कि 2024-25 के सेम पीरियड में जितना था उससे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रोड वगैरह ये सब में जो खर्च कर रही है केंद्र सरकार, स्टूड एट 6.58 लाख करोड़, यानी कि वो लगभग 6.5 लाख के करोड़ के आसपास था, ठीक है ना। इन द आसपास नहीं, 6 पॉइंट एग्जैक्ट फिगर है 6.58 लाख करोड़ इन द अप्रैल नवंबर। ये अवधि क्या है? अप्रैल नवंबर 2025 का है, ठीक है, जो कि 28% हाइयर देन, यानी कि 28% हाइयर देन इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के इसी पीरियड में, इसी अवधि में जितना खर्च हुए थे, गवर्नमेंट ने जितना खर्च किए थे उससे 28% ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस जंप इन कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज बैलेंस्ड आउट। ये जो उछाल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में 28% का, उसको बैलेंस आउट किया गया, संतुलित किया गया था बाय अ मच स्लोअर ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 2.1%। इसको कैसे बैलेंस आउट किया गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी कि सैलरी वगैरह, लोन वगैरह, ये सब जो इसमें खर्च करते हैं, सरकार का रोज़मर्रा का जो काम है, उसमें खर्च किया गया कितना? मात्र 2.1%। तो उसमें बहुत ही कम ग्रोथ देखा गया। तो इसको जो बैलेंस आउट किया गया बाय अ मच स्लोअर ग्रोथ, मतलब कहीं ज़्यादा कम वृद्धि देखी गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो मात्र 2.1% का था। हाउएवर, हालांकि ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, ये दोनों टाइप का जो स्पेंडिंग है ना, रेवेन्यू और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स, तो ये दोनों टाइप के स्पेंडिंग में क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ मच लेस डिस्क्रिशन। गवर्नमेंट के पास जो है ना वो विवेकाधिकार बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी डिस्क्रिशन नहीं है, यानी कि फ्रीडम नहीं है कि आप कैसे तय करेंगे ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, यहाँ पर तुलना हो रही है, ये दोनों टाइप के स्पेंडिंग में से जो गवर्नमेंट के पास जो है ना, उसके पास उतना ज़्यादा पावर या उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर उसके पास फ्रीडम है, यानी कि डिस्क्रिशन है कि वो क्या निर्णय ले सकती है, क्या नहीं, लेकिन आपका इसको लेकर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर उसके पास उतना डिस्क्रिशन नहीं है। विच कंप्राइजेज, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल है? कंप्राइजेज में शामिल है एक्सपेंसेस, वो खर्च जैसे कि सैलरी हो गया आपका, पेंशन हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया, ठीक है ना, लोन्स जो ब्याज है होता है ऋण पर, वो। दिस कैन नॉट बी कैप्ट सबड्यूड, ये सबड्यूड जो है ना ये एडजेक्टिव है, या आप कह सकते हैं इसको पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको जो है ना रखा नहीं जा सकता दबा कर फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ वैलियंटली, वैलियंट का मतलब होता है बहादुरी से या बड़ा साहस से, तो सरकार ने क्या किया, हैज़ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ वैलियंटली ट्राइड, इसने कोशिश किया है बड़ा बहादुरी से, टू बॉल्स्टर यानी कि स्ट्रेंथन, यानी कि बढ़ाने का, इट्स अर्निंग्स, अपने अर्निंग्स को, आय को, कैसे? थ्रू द न्यू एक्साइज एंड जीएसटी टैक्स, ठीक है, जीएसटी रेट्स, यानी कि एक्साइज यानी कि उत्पाद और जीएसटी रेट्स के माध्यम से ये जो किस पर लगाया गया है? टोबैको रेट्स पर, यानी कि इसने जो है ना न्यू एक्साइज और जीएसटी रेट्स जो है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, यानी कि जो तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद है उन पर जो है नया एक्साइज एंड जीएसटी रेट्स के माध्यम से इसने अपने अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश की है बड़ा बहादुरी से। नॉट टू मेंशन, नॉट टू मेंशन का मतलब होता है इसकी तो बात ही ना करें, मतलब ये जो है ना आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, मतलब इसके साथ ही साथ क्या है, द हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस भी है, उपकर, यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो एक उपकर है
ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, यानी कि जो पान मसाला की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वैसे कंपनियों पर सिक्योरिटी सेस और हेल्थ सेस भी लगाया गया है, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि सिंस ऑल दीज न्यू रेट्स, सिंस मतलब एक तरीके से बिकॉज, ठीक है, या चूंकि ऑल दीज न्यू रेट्स, ये सारे जो नए रेट्स हैं या फिर सेसेस हैं, यानी कि जो उपकरण हैं, विल कम इनटू इफेक्ट, वो प्रभावी तरीके या प्रभाव रूप से आएंगे ओनली ऑन February 1st। ये कब से आएंगे? केवल 1 फरवरी से ही आएंगे। देयर फुल बेनिफिट, इनका जो पूरा जो बेनिफिट है, विल बी फेल्ट, वो महसूस होगा या देखे जाएंगे ओनली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, केवल अगले वित्तीय वर्ष में। येट मतलब स्टिल, फिर भी द ट्रबल्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स जो है, द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल्स डू नॉट एंड हेयर, ये जो ट्रबल्स हैं गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस के लिए, वो खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ट्रबल्स के लिए डू नॉट आया, ठीक है ना। तो येट द ट्रबल्स फॉर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस डू नॉट एंड देयर। द रिमार्केबली लो लेवल्स ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन दिस ईयर, ये मतलब उल्लेखनीय रूप से जो निम्न स्तर का जो होलसेल इन्फ्लेशन जो इस बार था, इस साल, तो होलसेल इन्फ्लेशन बहुत ही लो लेवल में था, ठीक है ना। निम्न स्तर क्या कहेंगे, लो लेवल ही समझिए इसको। होलसेल इन्फ्लेशन का जो लो लेवल था, जो बड़ा ही उल्लेखनीय था इस साल, एवरेजिंग कितना कम है, देखिए 0.08% सो फार, अब तक जो है ये 0.08% है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो डैश जो देते हैं ये पैरेंथेसिस होता है, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि लो लेवल ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन कितना था, तो ये लगभग औसतन 0.08% था। हैव ऑल्सो मेंट, ठीक है, लो लेवल ऑफ लेवल्स इसका आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ चले गई, कहाँ ला गया भाई, ओके। तो ये लो लेवल्स ऑफ, ये लेवल्स ही जो है मेन आपका सब्जेक्ट है इसका, हालांकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड है वो लेवल्स है, और लेवल्स के लिए ही जो हैव आया है। हैव ऑल्सो मेंट, इसका ये भी मतलब है कि दैट द साइज ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, ये जो नॉमिनल जीडीपी जिसमें जो है इन्फ्लेशन को जो है बिना घटाए उसको जीडीपी को मतलब मेजर करते हैं, तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तो साइज ऑफ द नॉमिनल जीडीपी वुड लाइकली बी स्मॉलर, वो जो है उसकी संभावना है छोटे रहने की, देन इनिशियली बजटेड, मतलब शुरुआत में जितना बजट किया गया था, बजट में जितना रखा गया था, उससे छोटा रहने का, उससे कम रहने का ये संभावना है। लाइकली मतलब संभावना। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट सेवरल रेशियोज पैक्ड टू इट, यानी कि कई सारे जो रेशियोज हैं, जो अनुपात हैं, पैक्ड टू मतलब लिंक्ड, पैक्ड का मतलब लिंक्ड होता है, ठीक है ना, लिंक टू इट। तो ये जो इससे जो जुड़े हुए जो कई सारे जो रेशियोज हैं, मोस्ट पर्टिनेंटली, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा रेलिवेंटली कहिए, पर्टिनेंटली का, तो उसमें सबसे विशेष रूप से कहिए, या मोस्ट पर्टिनेंटली उसमें सबसे विशेष रूप से जो है फिस्कल डेफिसिट एंड डेट जीडीपी है, ठीक है ना। वुड ऑटोमेटिकली, वो स्वतः जो है कम इन लार्जर देन अर्लियर एस्टिमेटेड, जो पहले अनुमानित किया गया था उसके बजाय ये जो है आपका ये जो सेवरल रेशियोज जो हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है, वो मतलब कि बड़े मतलब क्या कहेंगे, स्वतः ही जो है वो बड़े रूप में आएंगे, ठीक है, इसके अपेक्षा कि जितना इसके पहले इसका अनुमान किया गया था। द सेंटर हैज़ डिस्प्लेड कमेंडेबल फिस्कल डिसिप्लिन, सेंटर ने दिखाया है, डिस्प्ले किया है कमेंडेबल, सराहनीय फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है ना, यानी कि ये जो राजस्व संबंधित जो अनुशासन है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में सेंटर ने क्या किया है, एक बड़ा ही प्रशंसनीय, एक बड़ा ही सराहनीय फिस्कल डिसिप्लिन सामने लेकर आई है, यानी कि उसने दिखाया है। हाउएवर, हालांकि दिस ईयर, इस साल, इट हैज़ प्लेस्ड बिफोर इटसेल्फ, हालांकि इस साल मतलब इट मतलब सेंटर ने अपने समक्ष रखा है द अनइनविएबल चॉइस, एक ऐसा विकल्प, मतलब कि अवांछनीय या आप कह सकते हैं कठिन विकल्प रखा है,
ऑफ आइदर पुलिंग बैक ऑन ग्रोथ जनरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ जनरेटिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे अपने आप को अलग कर ले या अपने आप को पुल बैक कर ले, या फिर जोखिम ले मिसिंग इट्स फिस्कल टारगेट्स, ठीक है ना। अपने जो फिस्कल टारगेट्स जो हर बार का होता है, जो को फिस्कल डिसिप्लिन के अंतर्गत आता था, तो ये फिस्कल टारगेट्स को ये कहीं उससे चूक न जाए, तो उसका एक जोखिम है। तो एडिटोरियल पूरी तरह से आर्थिक इसमें था, और हमने देखा कि कैसे सरकार के लिए विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना इस साल एक बड़ी चुनौती होने वाली है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको अर्थव्यवस्था के इन कठिन पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी, और आपके इंग्लिश वोकेबलरी में भी कुछ नए शब्द जुड़े होंगे। अब आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि टैक्स में और कटौती करने से भविष्य में मांग बढ़ेगी, या सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और आप इसी तरह रोज द हिंदू का डीप एनालिसिस हिंदी में चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कल का एडिटोरियल मिस ना हो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।